नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। पार्ट 1 के जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टार्ट किए थे उस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा बैकग्राउंड हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। हमने ये डिस्कस किया है कि स्वतंत्रता के उपरांत जो खाद्यान्न संकट था उससे निपटने में हरित क्रांति ने कितना अहम योगदान दिया और हरित क्रांति ने किस रूप में जूझते खाद्यान्न संकट से हमें आत्मनिर्भर बनाया। खाद्यान्न क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनाया बल्कि विश्व के तमाम खाद्यान्न निर्यातक देश के श्रेणी में हमें ला कर दिया। लेकिन हमने ये देखा था कि कैसे हरित क्रांति के वजह से जमीन, जल और जलवायु में क्या परिवर्तन आया और क्या दुष्प्रभाव छोड़ा। उसने न केवल इन तीनों पे प्रभाव छोड़ा बल्कि मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता, पशु के स्वास्थ्य पे भी नकारात्मक दुष्प्रभाव छोड़ा। तो इसको प्रतिसंतुलित करने के लिए, इसको कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा। इस लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो हमने फर्स्ट में देखा उसी को संरचनात्मक रूप देते हुए स्ट्रक्चरल तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, एक डाइवर्सिफाई इंट्रोडक्शन। और हम ये भी देखेंगे कि इंट्रोडक्शन का एक दो तरीके को हम देखेंगे, ऐसा नहीं एक ही तरीका को हम आगे बढ़ाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि 4-5 तरीके से हमें इंट्रोडक्शन हो और साथ में हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन जैसे कि जैविक खेती के बारे में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको 3-4 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैविक खेती क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसके बाद जैविक खेती के महत्वपूर्ण आयाम आप समझ लीजिए। दूसरा, अगर आप देखें तो केंद्र सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या काम कर रही है। अगर स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। और उसके बाद आप ये देखिए कि जैविक खेती के क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या चुनौतियां हैं और उसको चुनौतियों को हल करने के लिए क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं। अगर आपको इतना पता है तो किसी भी टॉपिक से संबंधित आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से यहाँ पे हल कर लेंगे। आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको इंट्रोडक्शन कैसे करें, इंट्रोड्यूस कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। तो दो तरीके से, फर्स्ट तरीका जो सेकेंड के तुलना में बेहतर है, आपको भी लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा डाइवर्सिफाई इसको हम कोशिश किए हैं। जैसे कि आज़ादी के उपरांत देश को खाद्यान्न संकट से खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति ने अहम योगदान दिया। जो हमने इससे पहले बात किया उसी को हम यहाँ पे लिखने का कोशिश किए हैं। हरित क्रांति ने एक तरफ खाद्यान्न क्रांति तो लाई, वहीं दूसरे तरफ कृषि क्षेत्र में असंतुलित और अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मनुष्य, पशु तथा जल, जमीन और जलवायु को भी दुष्प्रभावित किया। इस दुष्प्रभाव को संतुलित करने के लिए देश एवं विदेश के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब आप पूरे डाइवर्सिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे हरित क्रांति ने ऐसा काम किया लेकिन इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। इस वजह से इस नेगेटिव इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए देश विदेश के वैज्ञानिकों ने या फिर जहाँ जहाँ रासायनिक खेती किया जा रहा था उसके प्रति संतुलन में जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके प्रति संतुलन में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया एक ओवरऑल टॉपिक पे। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हरित क्रांति भी हम देश के अगर भारत के क्षेत्र में लाएं, हरित क्रांति को ले आए, उसके बाद खाद्यान्न संकट को भी ले आए, उसके बाद हरित क्रांति की पॉजिटिव पॉइंट को भी ले आए, नेगेटिव पॉइंट, उस नेगेटिव पॉइंट के वजह से हमें जैविक खेती को आगे बढ़ावा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये हम आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर इसी को दूसरे तरीके से अगर आपको लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे, क्योंकि आप फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि जैविक कृषि भारत में कोई नया तरीका नहीं है, यह प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं।
इसीलिए जैविक खेती को वैदिक कृषि भी कहा जाता है। तो वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं कि जैविक कृषि हमारे देश की प्राचीन कृषि पद्धति है जिसे वैदिक कृषि भी कहा जाता है। यह खेती की वो सदाबहार पद्धति है जिसमें पर्यावरण एवं प्राकृतिक खाद्यान्न के साथ परंपरागत ज्ञान का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक साधनों के साथ परंपरागत ज्ञान जो पुराने थे, पुराने जो हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुभव है उसको भी प्रयोग किया जाता है। इसके तहत रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग न कर खेती में फसल चक्र, फसल अवशेष, गोबर, हरित खाद, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जैविक खेती का आप परिभाषा दे दी है। अब यहाँ से एक सिंपल परिभाषा के माध्यम से भी यहाँ से आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको ये देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये दे रहे हैं तो 2 लाइन में दे सकते हैं कि जैविक खेती, लेकिन थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा। इसीलिए इसके बाद इसको शॉर्ट में आप इसको दे सकते हैं कि ये जैविक खेती है, इस वजह से हमने स्टार्ट किया। ये पूरा ओवरऑल बॉडी का ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिए जैविक खेती क्या है। जैसे ही जैविक खेती के बारे में बता दिए कि जैविक खेती इसको बोलते हैं, उसके बाद जैविक खेती के तहत हम अगर आप, क्योंकि बीपीएससी विशेष करके बीपीएससी में देखेंगे कि कम से कम 400 शब्द का आपको आंसर लिखना होगा, तो उसमें जैविक खेती में संबंधित जो यूज किया जाता है, जैसे उर्वरक यूज किया जाता है, कीटनाशक यूज किया जाता है, अन्य पदार्थ यूज किया जाता है, उसको शॉर्ट में यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि जैविक खेती के तहत प्रयोग किए गए उर्वरक एवं कीटनाशकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे दे सकते हैं कि उर्वरक भी 2, जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि उर्वरक को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक पहला कार्बनिक उर्वरक, दूसरा जैव उर्वरक। तो कार्बनिक उर्वरक का एग्जाम्पल दे दीजिए वहीं पे डायग्राम बना के, कार्बनिक उर्वरक, जैव उर्वरक। कार्बनिक उर्वरक का दे दीजिए कि गोबर हो गया, उसके बाद हरित खाद हो गया, केचुआ खाद हो गया, बायोमास हो गया। उसी प्रकार जैव उर्वरक को अगर हम देखें तो सूक्ष्म जीव हो गया, उसके बाद राइजोबियम हो गया, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये जैव उर्वरक हो गया। उसके बाद अगर कीटनाशक में आप जाएं तो कीटनाशक को भी 2 भागों में, 2 डायग्राम में बना के दे सकते हैं कि कार्बनिक कीटनाशक और जैव कीटनाशक। कार्बनिक कीटनाशक में जैसे नीम खाद का यूज करते हैं, नीम के पानी को उबाल के उसके बाद छिड़काव करते हैं, ऐसे भी किया जाता है। और 1-2 याद है तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। दूसरा जैव कीटनाशक में देखेंगे ट्राइकोडर्मी है, सीडोमोनास है, वेसिलेसस है, ये सब सूक्ष्म जीव है जिसके माध्यम से कीटनाशक, जिसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो आप ये दे सकते हैं कि जैविक खेती में उर्वरक और कीटनाशक ये होते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे कि जैविक खेती में जब हम यूज करते हैं, जैविक खेती जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इसमें जो जीएम क्रॉप होते हैं उसको भी इसके तहत नहीं लाया जाता है। तो इस रूप में हमने ये बता दिया। अब हम क्या बताएंगे, आपने जैविक खेती के बारे में पूरा विश्लेषण कर दिया, इंट्रोडक्शन, उसके बाद जैविक खेती क्या है, उसके बाद आपने बता दिया जैविक खेती में क्या क्या प्रयोग होता है। आप लिख सकते हैं 1-2 लाइन, क्योंकि बार बार हर चीज़ को डायग्राम में नहीं लिखा जा सकता है। 2-4 लाइन लिख दीजिए, उसके बाद डायग्राम में उसको लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि भारत परंपरागत रूप से दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कृषि करने वाला देश है। भारत दुनिया में जैविक खेती में एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018, वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिपोर्ट का ये रिपोर्ट है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है। भारत में दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है उसमें भारत अग्रणीय है, अर्थात विश्व में जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनका 30% भारत में है। इस प्रकार ये बता दिया। अब इस प्रकार जैविक खेती के अनेक सकारात्मक पक्ष हैं। अब पॉजिटिव पॉइंट दे दीजिए। हालांकि हमने यहाँ पे 8-10 पॉजिटिव पॉइंट दिया है, लेकिन अगर आपको 5-6 भी पॉजिटिव पॉइंट पता होगा तो आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसी रूप में डायग्राम के रूप में आप वहाँ पे दे सकते हैं कि आपका आंसर थोड़ा सा बेहतर होगा, दिखने में भी आकर्षक होगा, और जो टीचर होंगे वो उनका नज़र जाएगा इस पॉइंट पे। अगर आप पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे तो फिर नज़र नहीं जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे, मतलब उतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखेंगे। इसीलिए थोड़ा सा आप डायग्राम बना के उसका यूज करिए। डायग्राम डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है, एक ही डायग्राम मत बनाइए। जैसे सकारात्मक पक्ष क्या है, सबसे पहले सकारात्मक पक्ष ये है कि कृषि इसमें क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है।
मिट्टी की उर्वरता, जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था, अब यहाँ पे रिपीट करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। दूसरा, कृषि अवशेष का बेहतर प्रबंधन, इसका प्रबंधन हो पाएगा, क्योंकि अब क्या करते हैं रासायनिक खेती में, काट के कृषि अवशेष को जला देते हैं, लेकिन यहाँ पे कृषि अवशेष को जैविक खाद के रूप में प्रबंधन कर लिया जाता है। उसके बाद भूजल संरक्षण एवं गुणवत्ता में वृद्धि, जैसा कि आपको पता होगा कि भूजल का संरक्षण और गुणवत्ता में भी, गुणवत्ता मतलब ये होता है कि हम अधिक से अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का निछालन होता है, नाइट्रोजन रिसता है और रिस के ये ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिससे भूजल का गुणवत्ता प्रभावित होता है और इस प्रकार भूजल दूषित भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भूजल का संरक्षण और गुणवत्ता में भी वृद्धि होता है। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। पर्यावरण, जैसे आप पर्यावरण संरक्षण में एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाया जाता है, व्यापक मात्रा में पर्यावरण को नुकसान होता है, पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, जिससे किसानों की आय सुरक्षा और पोषण सुरक्षा सुरक्षित होता है। एक तो उत्पादन की गुणवत्ता, रासायनिक खेती के तुलना में अगर इसमें देखा जाए तो रासायनिक खेती में देखेंगे रोगों की विविधता पाई जाती है और इसमें देखेंगे ये पोषक युक्त होते हैं, इस वजह से इनकी गुणवत्ता बेहतर होती है उसके तुलना में। तो अगर गुणवत्ता बेहतर होगी तो किसानों को मतलब जो उत्पाद है, उत्पाद का बेहतर कीमत होगा और बेहतर कीमत होगा तो आय सुरक्षा होगी किसानों की। तो ये हर तरीके से। उसके बाद जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या कुपोषण की है, तो कुपोषण की समस्या को बेहतर करने के लिए भी ये जैविक खेती बहुत लाभदायक होगा। पांचवा देखेंगे कि कृषि लागत में कमी होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि आप हरित क्रांति जब फर्स्ट लेक्चर आपने देखा था, उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि जब हम हरित क्रांति प्रारंभ किए थे अर्थात 70 के दशक में, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हम एक कट्टा उर्वरक का यूज करते थे उत्पादन के लिए, अब उतना ही उत्पादन के लिए, उतना ही एरिया के लिए 2-2 कट्टे का यूज किया जाता है। तो इससे क्या हुआ, कृषि लागत बढ़ गया। लेकिन अगर हम रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर हम जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो लागत कम हो जाएगा। तो लागत कम हो जाएगा जिससे किसान की आय सुधरेगी, बेहतर होगी। उसके बाद नमी की धारण क्षमता, जब जैविक कृषि करने से जैविक उर्वरक का यूज किया जाता है, जैविक उर्वरक नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण क्षमता अर्थात जल संरक्षण करने की क्षमता, जल अवशोषण करने की क्षमता उसमें अधिक होती है। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या जहाँ पे सूखे हो रहे हैं तो सूखे की समस्या से थोड़ा सा निजात मिलेगा, क्योंकि और दूसरा आप देखेंगे कि सिंचाई की जो बारंबारता है उसकी अंतराल को कम करने में, पाटने में यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान जैविक खेती का है। रोजगार वृद्धि होगा, उसमें भी सहायक है। पशुपालन में भी सहायक है, क्योंकि जैविक पशुपालन में आप देखें कि रासायनिक खेती से व्यापक मात्रा में रोग हो रहे हैं, पशुओं को भी रोग हो रहे हैं। अगर जैविक खेती के तहत अगर चारा उगाया जाएगा तो पशु भी शुद्ध मतलब स्वस्थ होंगे और उसका जो उत्पाद मीट हो गया, उसके बाद उससे संबंधित जो दूध या अन्य पदार्थ हुए, वो भी तुलनात्मक रूप से वो ज़्यादा पोषण सहित होगा, उसमें पोषण ज़्यादा होगा। और साथ में आप देखेंगे कि रासायनिक खेती जब हम यूज करते थे उस समय, जब हम अगर रासायनिक खेती में अगर हम पीरकनाशी का प्रयोग करते थे, कीटनाशी का प्रयोग करते थे या यूरिया का प्रयोग करते थे या उर्वरक का प्रयोग करते थे, इससे क्या होता था कि जो जैविक मतलब जो मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मृदा के लिए उसके गुणवत्ता के लिए बेहतर होते हैं, वो भी पीरकनाशी जब हम यूज करते हैं तो वो भी मर जाते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इसके माध्यम से मृदा की गुणवत्ता और ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये पूरा सकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष में आप 4-5 आप दे सकते हैं, आपको याद रहना जरूरी है। अब हम सकारात्मक पक्ष दे दिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं उपर्युक्त सकारात्मक पक्ष को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम, राज्य सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से इसका बेहतर उपयोग करने के लिए अनेक योजना चला रही है। अर्थात इस प्रकार उपर्युक्त सकारात्मक पक्ष को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए
अनेक प्रयास कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कौन कौन सी योजना ला रही है, और अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार सरकार क्या क्या दे रही है, अगर यूपी का दे रहे हैं तो यूपी सरकार क्या क्या कर रही है, तो बिहार सरकार की क्या क्या कर रही है। तो केंद्र सरकार सबसे पहले परंपरागत कृषि विकास योजना, जो आप फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि परंपरागत कृषि विकास योजना चला रही है, जिसके माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक कृषक को सब्सिडी के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, सरकार कर रही है। उसके बाद जैविक पोर्टल खोला है, जैविक पोर्टल के माध्यम से अनेक किसान वहाँ पे पंजीकृत कर सकते हैं और तमाम जो लाभ होगा वो लाभ के लिए पात्र हो पाएंगे। गोवर्धन योजना आप देखेंगे कि केंद्र सरकार गोवर्धन योजना प्रारंभ की है। हालांकि गोवर्धन योजना का मकसद तो ये है कि जो फसल अवशिष्ट हैं और उसके बाद जो पशु के अवशिष्ट हैं उसके माध्यम से किसान बिजली का उत्पादन करेगी, और जो अवशिष्ट होगा वो जो बायोमास होगा उसका प्रयोग खेत में करेगी। तो गोवर्धन योजना भी उर्वरक के रूप में करी। गोवर्धन योजना भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कदम है। उसके बाद आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस मिशन के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल खेती और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। साथ में केंद्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्टार्ट की है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में देखेंगे कि बिहार में लगभग 1 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिया गया है। तो ये है। उसके बाद नेशनल NSF है, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ये भी काम चला रही है ताकि जैविक कृषि को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद ये तो बढ़ावा देने का हो गया। उसके बाद उत्पाद होते हैं। उत्पाद को विश्व के मार्केट तक पहुंचाने के लिए या फिर देश के ही अनेक मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक तो किसानों का प्रमाणीकरण जरूरी होता है। तो प्रमाणीकरण के लिए भी सरकार पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम योजना प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से जो किसान होंगे वो आसानी से अपना पंजीकरण करा पाएंगे, उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। एक प्रमाण पत्र जैसे ही मिल जाएगा तो देश के अनेक भागों में अपना उत्पाद को बेच सकती है, किसान बेच सकता है। और साथ में ही अगर उसको निर्यात करना है तो उसके लिए एपेडा के माध्यम से उसको प्रोत्साहन किया जा रहा है ताकि विश्व के विभिन्न मार्केट में हम निर्यात कर सके और अधिक से अधिक लाभ कमा सके। एपेडा के माध्यम से किया जा रहा है। नाबार्ड के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में ही सरकार एकीकृत बागवानी मिशन चला रही है। तो अनेक योजनाएं चला रही है। बहुत सारा पोर्टल है प्रशिक्षण के लिए, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए अनेक सारा पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। कॉल सेंटर स्टार्ट किया है। तो इस रूप में केंद्र सरकार ने ये सब योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जरूरी नहीं है आपको सब लिखना है, आपको 4-5 अगर याद हो तो आप उसको एक बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी प्रकार बिहार BPSC स्पेशल के लिए ये क्लास है, तो हम बिहार के बारे में यहाँ पे फोकस करेंगे। बिहार सरकार ने क्या किया है। बिहार सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपको 4-5 जरूरी है याद करना। सबसे पहले बिहार सरकार जैविक मिशन प्रारंभ किया है। जैविक मिशन के तहत जैविक कृषि को बढ़ावा दिया। एक तो जैविक मिशन, उसको भी डायग्राम के माध्यम से आप लिख सकते हैं। षटकोण बना लीजिए या कुछ भी बना के आप उसको डायग्राम बना सकते हैं। जैविक मिशन प्रारंभ कर रही है। उसके बाद बिहार सरकार कृषि रोडमैप 3 के तहत जैविक खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्रारंभ किया है। ऑर्गेनिक कॉरिडोर में आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे, उसके बाद स्टेट हाईवे और नदी के किनारे ऑर्गेनिक कॉरिडोर सरकार बनाएगी जैविक खेती के लिए। तो एक ये है। उसके बाद दियरा विकास योजना प्रारंभ किया है। उसके बाद इसके बाद आप देखेंगे कि BSSOCA अर्थात बिहार स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना की है। ये क्या है, जिस रूप में भारत सरकार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। मतलब किसान को प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, आप ये मानदंड को पूरा कर रहे हैं, आप जैविक खेती कर रहे हैं और आप अपने उत्पाद को विश्व के मार्केट में या फिर भारत के अन्य मार्केट में
जैविक उत्पाद के रूप में बेच सकते हैं। तो ये सरकार, बिहार सरकार भी उसको प्रमाणीकरण करने के लिए एजेंसी का निर्माण किया है, ताकि सुलभ तरीके से, बेहतर तरीके से किसान वहाँ पे अपना पंजीकरण करा पाए, उनको प्रमाण पत्र मिल जाए। और साथ में ही जैविक उत्पाद को आगे बढ़ावा देने के लिए, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए बीज को भी बीज के लिए प्रशिक्षण दे रही है। जैविक कृषक को बेहतर रूप से प्रशिक्षण का काम कर रही है, जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है। उसके बाद देखेंगे कि जैविक उत्पाद और बाजार के बीच जुड़ाव को भी आगे, जैविक उत्पाद और बाजार, मार्केट, जो कृषक जैविक उत्पाद को उत्पादन करेंगे उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा इसको भी सुलभ करने का सरकार काम कर रही है। तीसरा देखेंगे खाद के लिए क्या कर रही है। तो बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है बर्मी कंपोस्ट पे वो 50% का सब्सिडी दे रही है, जिसके माध्यम से बर्मी कंपोस्ट को आगे बढ़ावा दिया जाए और जैविक खेती को द्रुत किया जाए। जैविक सब्जी उत्पादन के लिए आप देखेंगे बिहार सरकार वर्ष में 2 बार बुआई से पहले, सब्जी के बुआई से पहले इसको अनुदान दे रही है, सब्सिडी के माध्यम से उसको बढ़ावा दे रही है। इस रूप में बिहार सरकार अनेक प्रयास कर रही है। बिहार सरकार का प्रयास दे दिए, केंद्र सरकार का प्रयास दे दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि बिहार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास के बावजूद इसमें जैविक खेती को आगे बढ़ाने में तमाम बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। अब चुनौतियों के बारे में भी आप लिख दें क्या क्या चुनौती है। अब चुनौती क्या क्या है, आप यहाँ पे तो 8-10 चुनौती है, लेकिन आपको 5 चुनौती याद होना चाहिए। अगर आप समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे सबसे पहले जैविक खेती का नकारात्मक पक्ष ये है कि किसान को जैविक उत्पादन का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। पर्याप्त मूल्य क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एक तो सबसे इसमें समस्या ये है कि जैविक खेती में जो उत्पादन होता है, यह परंपरागत खेती अर्थात जो रासायनिक खेती है उसके तुलना में उत्पादन 10 से 15% कम होता है। तो किसान को एक तो नुकसान ये होता है कि उत्पादन कम होता है, दूसरा ये होता है कि उसको मार्केट में बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है। जो बिचौलिए हैं, सारे बिचौलिए खा जाते हैं। हालांकि जो उपभोक्ता है ये तुलनात्मक रूप से महंगे उत्पाद खरीदते हैं, जैविक उत्पाद खरीदते हैं, लेकिन किसान तक जो पहुंच है वो कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है। तो इस किसान को एक ये नुकसान है। अगर उसको उत्पादन का उचित लाभ ही ना मिले तो क्यों जैविक खेती, इतना जोखिम क्यों उठाए? क्योंकि उत्पादन भी कम है, पैसा भी कम मिले तो क्या मतलब है, ऐसे ही किसान बदहाल है। तो ये 2 समस्या है। तीसरा समस्या देखेंगे किसान से उपभोक्ता तक कुशल विपणन प्रणाली का अभाव है, जिसके माध्यम से बिचौलिया आके सारा हड़प लेते हैं और किसान अपना घूमता रहता है। चौथा देखेंगे कि जैविक खाद और जैविक उर्वरक की सीमित उपलब्धता। अभी भी केंद्र सरकार व्यापक रूप से जैसे यूरिया, DAP आदि मतलब रासायनिक खाद पे जितना काम कर रही है केंद्र सरकार, सब्सिडी दे रही है या अनेक उपलब्धता के लिए काम कर रही है, उतना उपलब्धता जैविक खाद और जैविक उर्वरक के लिए नहीं कर रही है। तो ये किसान को एक दिक्कत है। तीसरा देखेंगे जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अधिक जटिल और खर्चीला। हालांकि बिहार सरकार BSSOCA जैसे अभी आपने देखा सर्टिफिकेशन के लिए काम कर रही है और पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम केंद्र सरकार भी स्टार्ट की है, लेकिन फिर भी ये इसमें किसान को खर्च करना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। साथ में ही लाल फीताशाही के माध्यम से के वजह से बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, तो किसान को दिक्कत होता है। अब किसान इतना झमेला क्यों ले भाई? तो इस वजह से भी नुकसान है, किसान को दिक्कत है, चुनौती है कि ये जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण में एक तो खर्चा है ज़्यादा प्रमाण पत्र लेने में, और दूसरा प्रक्रिया बहुत जटिल है। कागजी पर ये होना चाहिए। अरे क्यों, ऐसा क्या तरीका है यार? कुछ और सुलभ तरीका लाओ जो किसान बेहतर तरीके से, सुलभ तरीके से प्रमाण पत्र ले सके। तो ये दिक्कत है। तीसरा देखेंगे सरकार द्वारा सब्सिडी रासायनिक खेती की तुलना में कम दे रही है। अब एक तो सरकार बोल रही है जैविक खेती करो, जैविक खेती करो, उसको मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, उत्पादन भी कम हो रहा है और सरकार सब्सिडी भी कम दे रही है। तो सब्सिडी तो कम से कम देना चाहिए रासायनिक खेती के तुलना में, तब तो लोग आकर्षित होंगे। तो एक सब्सिडी भी कम दे रही है तुलनात्मक रूप से, तो ये भी समस्या है। किसान के बीच जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी है। किसान
किसान को जो जागरूक होना चाहिए, जैविक खेती के लिए जागरूक होना चाहिए, वो नहीं है। बेहतर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर समन्वय करके समन्वयपूर्ण तरीके से उसको प्रशिक्षण नहीं दे रही है, ये भी समस्या है। और जैविक खेती में वैज्ञानिक खेती का अभाव है। जिस प्रकार रासायनिक खेती में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, उस रूप में इसमें वैज्ञानिक खेती का बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जिससे उत्पादन नेचुरली कम होगा। उसके बाद जैविक उत्पाद के प्रसंस्करण की भी समस्या है। तो अनेक ये सब समस्या है, चुनौती है, जो चुनौती अभी भी विद्यमान है। अब आपको कंक्लूजन अगर देना हो, आप कह सकते हैं हालांकि उपर्युक्त चुनौती को केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से उसको संतुलित करने का प्रयास कर रही है। साथ में ही प्रशिक्षण के लिए जागरूकता, किसान में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। और जागरूकता बढ़ाने के लिए हालांकि किसान कॉल सेंटर, अनेक सारा पोर्टल के माध्यम से, उसके बाद किसान चौपाल, जैसे बिहार में किसान चौपाल चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से जागरूकता का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को चाहिए कि बेहतर समन्वय करके किसान को बेहतर प्रशिक्षण, किसान को उपयुक्त सब्सिडी, और जो चुनौती है, चुनौती को बेहतर कर, चुनौती को संतुलित करने के लिए, चुनौती को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करे, ताकि धारणीय कृषि को बढ़ावा मिले और किसान की आय भी सुरक्षित हो सके। तो इस रूप में आप कंक्लूजन दे सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर जैविक खेती संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब इतना ही आता है जैविक खेती का क्या, जैविक खेती क्या है, इसकी क्या समस्याएं हैं, इसमें क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या नकारात्मक पक्ष हैं, और बिहार सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, इसी को घुमा फिरा के आप क्वेश्चन को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर दोनों मिला के आपकी जो समस्या है जैविक खेती पे, हमें लगता है कि 95% सॉल्व हो गया होगा। लेकिन फिर भी जैसे भी कुछ डेवलपमेंट होगा, हम उसको ऐड करके हम फिर प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम उसको और बेहतर करें, दुरुस्त करें, सशक्त करें। आप हमारे साथ इतना देर बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, कर लीजिए सब्सक्राइब, दूसरे से भी कराइए। तब तक के लिए फिर से हम नए लेक्चर में आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।